हेलो बच्चों, आई होप तुम सभी अच्छे होगे। इंग्लिश ग्रामर में इससे पहले के वीडियो में मैंने प्रेजेंट टेंस का पहला रूप प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में विस्तार से तुम लोगों को बताया था। ऐसे वाक्य जैसे कि अंत में ता है, ती है, ते हैं लगे अंत वाले वाक्य जो प्रेजेंट इंडिफिनिट का था वो तुम लोग आराम से सीख गए होंगे। ठीक है, जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, वे लोग स्कूल जाते हैं, ऐसे ऐसे सेंटेंस थे उसमें। आज मैं तुम लोगों को प्रेजेंट टेंस का दूसरा रूप प्रेजेंट इम्परफेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट, तो ये दो शब्द से बना है, प्रेजेंट और दूसरा इम्परफेक्ट। तो प्रेजेंट तो लोग समझते हो, प्रेजेंट को कहेंगे वर्तमान काल, वर्तमान समय में, अभी के समय में। और इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट मतलब तो है कि जो परफेक्ट नहीं हो, जो पूरा नहीं हो, यानी अपूर्ण हो, तो ऐसे को कहेंगे हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट। मतलब ये कि वर्तमान काल में कोई काम चल रहा हो, जो काम अभी पूरा नहीं हुआ हो, अभी चल ही रहा हो, कब शुरू हुआ इसका पता हमको नहीं है, लेकिन हम ये प्रेजेंटली हम ये देखते हैं कि वो कोई काम चल रहा होता है, चल रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यूस लगातार जारी रहता है, इसलिए इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी कहेंगे। इसको प्रोग्रेसिव सेंटेंस भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, जिसमें क्योंकि प्रोग्रेसिव मतलब होता है लगातार बढ़ना, बढ़ते जाना, तो ये काम चलता रहता है, इसलिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट का ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी कहेंगे और प्रोग्रेसिव टेंस भी कहेंगे। तो इतना तो समझ गए कि प्रेजेंट वर्तमान काल में जो काम चल रहा होता है उसको हम कहेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। अब इसको पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने के लिए सिंपल तरीका है, देखकर तो पहचान जाएंगे, लेकिन एक ट्रिक है कि इसमें रहा है, रही है और रहे हैं। देखो, रहा है, रही है और रहे हैं, ये अंत में लगा रहना चाहिए। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट बताए थे कि ता, ती, ते जगह मिले अंत वाले वाक्य, तो उसको हम समझेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट है। उसी तरह से प्रेजेंट इम्परफेक्ट में जानने के लिए, पहचानने के लिए उसको हम देखेंगे कि उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, तो हम समझेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। जैसे कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, वह पत्र लिख रही है, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, सबके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा हुआ है। अब इसको बनाएंगे कैसे? बनाने के बाद वही नियम है, हम बताए ना कि इंग्लिश में बस अगर एक चीज़ सीख ली है ना प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो सब कुछ वही है। उसी तरह से जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में लगता था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा, थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा क्या चेंज होगा कि इसमें सब्जेक्ट के बाद एक ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लग जाता है। सब्जेक्ट जैसे लिखेंगे तो पहले हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या करते थे कि जब लिखते थे तो प्रेजेंट के बाद सब्जेक्ट के बाद सीधे चले आते थे वर्ब पर, कुछ बात को छोड़कर, इम्फेटिक सेंटेंस को छोड़कर सब में लिखते सब्जेक्ट का वर्ब। इसमें क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब है मात्र 3, एम, इज और आर, ये तीनों को हम लगा देते हैं। लेकिन इसको लगा तो देते हैं, लेकिन ये एक चमत्कार कर जाता है। जैसे इसको एम, इज, आर लगाते हैं तो यह क्या करता है, आने वाला वर्ब है उसमें इंग लगा देता है, यानी ING लगा देता है। इसको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद तो ऑक्सिलरी वर्ब डालेंगे, लेकिन एम, इज, आर या जैसे एम, इज, आर डालेंगे वह क्या करेगा, वर्ब में ING लगा देगा। निश्चित रूप से इसको ध्यान रखना है। ऑक्सिलरी वर्ब एम, इज, आर लगाए तो वर्ब में हम ING लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि कहाँ पर एम लगाएंगे, कहाँ पर इज लगाएंगे, कहाँ पर आर लगाएंगे। तो यह निर्भर करता है कि सब्जेक्ट क्या है। जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हम एम, इज, आर लगाएंगे। तो कैसे है, तो हम बस सिंपल है कि आई के साथ एम लगाएंगे, आई के साथ एम लगाएंगे, यू, वी, दे और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का जो कुछ नॉन रहेगा या कोई सब्जेक्ट रहेगा या कोई प्रोनाउन रहेगा या नॉन क्लॉज रहेगा, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का रहेगा और यू, वी, दे रहेगा तो उसमें आर लगाएंगे। ठीक है, तो आई के साथ एम, यू, वी, दे के साथ लगेगा आर, और ही, सी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का कोई यदि सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ लगाएंगे इज। बस 3 चीज याद रखना, आई एम, यू, वी, दे, थर्ड पर्सन प्लूरल आर, और ही, सी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा उसके साथ हम इज लगाएंगे। यहाँ तक तो हमको लगता है तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बनाकर देख लो क्या इस तरह से। तो चलो हम इसको बना के देखते हैं। जैसे
पहला है कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तुम अब तो कहने की जरूरत ही नहीं है हमको, तुम तो देख कर ही पहचान जाओगे। सर रहा है, रही है वाला है हूँ है, तो ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट हो गया, तो देख कर पहचान जाओगे। प्रेजेंट इम्परफेक्ट का बताने का नियम भी तुमको पता है कि पहले जो है जो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद एम इज आर होगा, और उसके बाद जो है जैसे एम इज आर आ गया कि तुरंत हम क्या करेंगे, वर्ब जो आने वाला है उसमें लगा दे ING, और उसके बाद क्या करेंगे, फिर वही ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये तो तुम जानते ही हो। बस चलो इसी पे देखो, यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं, तो मैं का अंग्रेजी तुम लोग जानते ही हो, मैं का अंग्रेजी क्या होता है, मैं का अंग्रेजी होता है आई, तो हम लिखेंगे यहाँ पर आई। अब तुमको पता ही है कि आई के साथ एम लगता है, तो लिखेंगे आई एम। अब हम क्या है, वर्ब खोजेंगे, तो वर्ब क्या, पढ़ना, पढ़ना का होता है रीड। रीड में जैसे एम इज आ रहा आया कि तुरंत क्या करेगा, रीड में क्या कर देगा, वो ING लगा देगा, बन गया रीडिंग। आई एम रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, तो किताब, लिखेंगे ए बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ यानी आई एम रीडिंग बुक। इसी तरह से एक और ट्रांसलेशन देख लो, और आसान रहेगा। जैसे हम कहेंगे वह गीत गा रहा है, या वह गीत गा रही है, वह गीत गा रही है, बस सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट खोजेंगे, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वह है, ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर वह है, तो हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि वह कौन वह है, चूँकि गा रही है, कोई फीमेल जेंडर का है नहीं, तो फीमेल जेंडर का जैसे हुआ तो वह का होता है सी, लिखेंगे सी। अभी जानते हैं कि ही सी इट के साथ जो है सो इज लगता है, तो सी का लगाएंगे इज, सी इज। उसके बाद वर्ब में लगा देंगे ING, तो वर्ब है गाना, तो गाना जो है उसका होता है सिंग, वो जानते हो। इसमें फिर क्या लगा देंगे ING। जैसे एम इज आर लगाए, ये ध्यान रखो, जैसे एम इज आर लगाए कि आगे आने वाला जो वर्ब है उसमें क्या करना, तुम ING लगा देना, इतना मिस मत करना। तो सी सिंगिंग, अब ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, तो गीत, तो एक गीत गा रही है, तो गीत का होता है सॉन्ग, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। आराम से, कोई दिक्कत हुआ इसमें, आराम से समझ गए, उसको बनाने के भी नियम जान गए नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, अब इस प्रेजेंट इम्परफेक्ट का कितना रूप होता है, उस रूप के बारे में हम थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ प्रेजेंट इम्परफेक्ट, अब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ प्रेजेंट, टाइप्स ऑफ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। जैसा उसमें भी था वैसे इसमें भी है, प्रेजेंट रिपीट में जैसा तुम लोग जानते हो उसी तरह से इसमें भी है, थोड़ा थोड़ा अंतर है बस ऑक्सिलरी वर्ब का, और सब कुछ वही है। तो अब देखो, अब पहला टाइप जो होता है प्रेजेंट रिपीट का, वो तो हम कहेंगे सिंपल प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। सिंपल इम्परफेक्ट मतलब जिसमें सीधा स्टेटमेंट देना हुआ है कि वो कोई काम कर रहा है, वो ऐसा हो रहा है, वर्षा हो रही है, वे लोग कंप्यूटर सीख रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, वो आ रहा है, एक स्टेटमेंट देना। इस तरह से अगर वाक्य रहे उसको हम समझेंगे वो सिंपल प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। जैसे देखो, जैसे मैं कहूँगा कि मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ, मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ, ये एक स्टेटमेंट हुआ, एक तरह से सिंपल हुआ नहीं। तो बस वैसे इसको बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद एम इज आर, उसके बाद फिर भर में ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो यह सब्जेक्ट है मैं, तो मैं को होता है आई के साथ क्या लगेगा, ऑक्सिलरी वर्ब एम, आई एम। उसके बाद यहाँ वर्ब खोजेंगे, तो वर्ब है रीड, रीड में क्या लगा देंगे, तुरंत में लगा देंगे ING। हाँ, तो आई एम रीडिंग ए नोवेल। कितना आसान है, देखो कोई दिक्कत हुआ
कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बना भी सकते हो। एक और एग्जांपल अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, जैसे वो कहेंगे कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, अब तुम आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब धीरे धीरे तुम लोगों को अंग्रेजी समझ में आ रही होगी, कुछ है ही नहीं, बस थोड़ा सा शुरू में थोड़ा ध्यान देना, एक दो बार देख लेना है, और उसके बाद तो तुम एक बार ही वीडियो देखोगे, सब कुछ जटिल से जटिल इंग्लिश में चीज़ आराम से सीखते चले जाओगे। यहाँ पर देखो हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, बस हमको कहना ही नहीं पड़ेगा कि सब्जेक्ट, उसके बाद एम आर देंगे तो वी के साथ जानते हो कि आर लगेगा, भर में एन जी लगा देंगे, भर में यहाँ पर खेलना तो प्लेइंग, उसके बाद क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट है हमारा, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। कुछ हुआ, कोई दिक्कत हुआ? हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं इस पर। अब क्या है कि जैसे हम लिखे कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, इसका ट्रांसलेशन तो तुम आराम से बना लोगे, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। कहोगे आई एम रीडिंग अ बुक, आराम से कह दोगे। अब क्या है कि इसको अंग्रेजी किताब में या तुम बोलने के समय भी तुम देखोगे, किताब में तो रहता ही है, लोग बोलते भी हैं। अब ये जो दोनों शब्द है आई और एम, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं, एक ही वर्ड बना करके उसको बना देते हैं। अब किताब में तो रहेगा ही, अब बोलने के समय लोग ऐसा करते हैं। तो ऐसा नहीं कि आई एम लिखा रहेगा, जहाँ पर आई एम लिखा रहेगा उसको लोग एक ही वर्ड बना करके वहाँ लिखा रहता है, या हम बोलते भी हैं। कैसे बोलते हैं, देखो उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म, मतलब किसी दो लेटर को हमें कॉन्ट्रैक्ट कर दें, जोड़ दें आपस में, तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म, उसको हम जोड़ दिए, कॉन्ट्रैक्ट कर दिए, उसके साथ समझौता कर दिए उसके साथ। तो इस तरह के हम जोड़ देते हैं। जैसे कि देखो आई एम है, तो आई एम है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए को दूसरा लेटर, दूसरा वर्ड जो है उसका पहला लेटर जो है उसको हम गैप कर देते हैं, आई, उसके आगे उसके बदला में क्या कहते हैं, अपॉस्ट्रोफी दे देते हैं और फिर एम लिखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं आई एम, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आई एम। एक दो बार प्रोनाउंसिएशन करोगे आराम से हो जाएगा। तो यहाँ बोलोगे आई एम, यहाँ बोलेंगे आई एम, ठीक है। अब जैसे मान लो ही इज है, ही इज है, तो इसको अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखोगे तो लिखोगे हिज, ही, और दूसरे लेटर, दूसरे वर्ड का पहला लेटर आई है, तो आई के बदला में दे देंगे अपॉस्ट्रोफी और लिखेंगे इज। इसको हम लोग पढ़ेंगे हिज, हिज, ठीक है। ही इज नहीं कर कहेंगे हिज, उसको देखो ना सी इज रहेगा, हम लोग सी इज रहेगा, इसको भी हम क्या करेंगे, सी सीज, ठीक है। उसी तरह मान लो इट इज रहेगा, इट इज रहेगा, तो फिर उसी तरह से बनाएंगे अपॉस्ट्रोफी देके एस, इसको बोलेंगे इट्स, इट्स, ठीक है। इसी तरह मान लो वी के साथ रहेगा, वी आर, वी आर रहेगा, तो हम क्या कर देंगे, बस उसी तरह से जुड़ते जाएंगे, इसको वी अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे, ठीक है। वी आर, इसको हम पढ़ेंगे वियर, वियर, इसको हम लोग वी आर नहीं कर, ऐसा लिखा रहेगा, लेकिन इसको पढ़ेंगे तो प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना, इसको कहेंगे वियर, डब्ल्यू ई अपॉस्ट्रोफी आर, वियर। उसके जैसे मान लो कहेंगे दे आर, दे आर, ठीक है। इसको हम लिखेंगे कैसे सर, कॉन्टैक्ट फॉर्म में, देयर, तो पढ़ेंगे देयर, ठीक है। आई एम, आई एम, ही इज हिज, सी इज सीज,
इट इज इट्स, वी आर वियर, दे आर देयर। इस तरह से हम उसको हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि तुम लोग अभी जाने हो कि इसमें प्रेजेंट इम्परफेक्ट में जो बनाएंगे तो उसमें पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद जो है सो वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जो है इसका एम इज आर, उसके बाद तुरंत क्या करेंगे वर्ब में लगा देंगे आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तुम जान गए हैं, ट्रांसलेशन उसका बना लिए हैं। अब एक सवाल और उठता है यहाँ पर, वो सवाल क्या उठता है कि हम बोले कि वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, तो क्या सभी वर्ब में आईएनजी लगा कर बना देंगे? कि क्या इसको अपवाद नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है? बस यहाँ पर थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हमसे बार बार पूछता रहता है और तो उसमें लोग मिस कर जाते हैं, वो रट लेते हैं कि सब्जेक्ट उसको ऑक्सिलरी वर्ब तो वर्ब में आईएनजी लगा दो। नहीं भैया, कुछ उसमें है, कुछ ऐसे वर्ड जो सीधे हम आईएनजी उसमें नहीं लगा देंगे, उसको थोड़ा चेंज करना होता है। बस उस एक्सेप्शन को थोड़ा सा ही है, 1 2 3 ऐसे एक्सेप्शन है, उसको हम लोग सीख ले आराम से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से काम आएगा। जनरली पूछता है ऐसे ही है। जैसे कि पहला देखो, पहला है कि अगर किसी वर्ड के वर्ब रहेगा और उस वर्ब के अंत में ई लगा रहे हैं, तो ई जो लगा रहेगा, तुम कहोगे सर ये ई लगा है तो हम क्या करेंगे, उसमें फिर आईएनजी जोड़ देंगे? नहीं, यदि वर्ब के अंत में ई लगा रहेगा तो उसको क्या करोगे, उस ई को हटा करके तब आईएनजी लगाओगे, हटा के आईएनजी लगाओगे, लगाना है। इस बात को ध्यान रखो। कोई वर्ड जैसे वर्ब चुन लो, जैसे मान लो देखो राइट ही चुनो, लिखना राइट, तो अब देखो अंत में क्या है, वर्ब है और इसके अंत में क्या है, ई है। तो जब इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो हम इसको सीधे नहीं कि WRITEING कर देंगे, इस ई को क्या करेंगे, हम हटा करके तब आईएनजी जोड़ेंगे। बस थोड़ा सी ध्यान देना इसमें। तो हम इसको स्पेलिंग लिखेंगे WRITING, राइटिंग, ऐसे लिखेंगे। इसी तरह एक और वर्ड देख लो, जैसे मान लो लीव है, लीव मतलब होता है रहना। इसमें देखो कि वर्ब के अंत में क्या है, ई है। तो जैसे ई आ गया तो अब हम अगर आईएनजी लगाएंगे तो ई को हम क्या उड़ा देंगे, अब लिखेंगे LIV, उसके बाद सीधे ING। अब ई उड़ गया, है ई नहीं, लिविंग बन गया। उसी तरह जैसे मान लो एक और देखो गिव मन होता है देना। इसमें भी देखोगे कि इस वर्ब के अंत में क्या लगा है, ई लगा है। तो जैसे इसमें क्या करेंगे, आईएनजी हमको लगाना होगा, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, इस ई को हम कट कर देंगे, उड़ा देंगे, और तब उसके बाद जोड़ेंगे आईएनजी। कर दो, यही काम करो, GIV उड़ा दिए, ING गिविंग। यहाँ लोग बहुत सारे लोग मिस करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, एक और चीज़ क्या इसमें है, वो हम कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा तुमको वर्ब मिलेगा जिसके अंत में IE लगा रहेगा, वर्ब के अंत में IE लगा रहेगा, तो तब तुम क्या करना है, उस IE को हटाकर, उस IE को हटा करके उसके बदले में Y जोड़ देंगे, तब जाके ING लगाएंगे। यहाँ लोग भी मिस्टेक बहुत लोग कर देते हैं। जैसे मान लो एक झूठ बोलना का अंग्रेजी होता है लाई, मान लो LIE लाई। तो यहाँ पर देखो कि ये वर्ब है, झूठ बोलना है, एक्शन वर्ब है। तो यह जो वर्ब है इसमें अगर ING हमको जोड़ना होगा तो हम देखेंगे अरे इसके अंत में तो IE आ गया भाई। जैसे ही IE आया तो उसके बदला इसको हम कट कर देंगे, दोनों को हटा देंगे, इसके बदला हम Y जोड़ देंगे। देखो ING इसमें जैसे लगाएं तो कर दिए, इसको हटा दिया I को, बदला में Y लिख दिए, LYING लाइंग, इस तरह से बन गया। एक और एग्जाम्पल देख लो, जैसे हम कहेंगे डाई मतलब होता है मरना, किसी की मृत्यु हो जाना, डाई। तो
इसमें भी देखेंगे, इसमें भी जब आईएनजी लगाने लगेंगे तो देखेंगे अरे भैया इसमें भी तो आई ई है, तो आई ई है, तब आईएनजी हमको लगाना होगा। तो सबसे पहला काम यह करेंगे कि इस आई ई को हटा देंगे यहाँ से, इसको हटाए, इसके बदला में बिठा देंगे किसको, वाई को, तब जाके आईएनजी लगाएंगे। ये क्या हो जाएगा, डी वाई आई एन जी, डाइंग। कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें सीधे कहो कि हम आईएनजी से जोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं करना। एक और होता है, इसमें थोड़ा भी ध्यान दो। एक और क्या होता है कि जब कोई ऐसा वर्ब मिलेगा तुमको जिसके अंतिम 3 लेटर जो है, किसी वर्ब के अंतिम 3 लेटर इस तरह से रहे, पहले कंसोनेंट हो, उसके बाद फिर वॉवेल हो, उसके बाद फिर कंसोनेंट हो, इस तरह से के बाद सी भी सी, कंसोनेंट तो समझते ही हो। ए ई आई ओ यू 5 जो होता है 26 लेटर होते हैं, उसमें 5 लेटर जो होता है ए ई आई ओ यू वो होता है वॉवेल, और बाकी जो 21 लेटर्स होते हैं वो सभी कंसोनेंट होते हैं। तुम जानते ही होगे, इसमें को कहना नहीं पड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से तो कोई वर्ब मिले जिसमें कि अंतिम 3 लेटर जो हो वो कंसोनेंट, उसका फिर वॉवेल, उसका फिर कंसोनेंट हो, तो ऐसे जब मिल गया तो उसमें हमको था रुकना है, और रुक करके फिर सोचना है अरे इस अंतिम तो कंसोनेंट वॉवेल कंसोनेंट है, अंतिम वर्ब में देख रहे हैं। तो इस समय हम उसको हम क्या करेंगे, जो अंतिम वर्ड जो रहेगा उसको हम क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे, दोहरा देंगे। ठीक है, अंतिम वर्ड जो भी रहेगा, अंतिम लेटर, सॉरी वर्ड नहीं, अंतिम लेटर को दोहरा देंगे, तब जाके आईएनजी लगाएंगे, दोहरा देंगे। तो ऐसे वर्ड जिसमें सी कंसोनेंट वॉवेल कंसोनेंट हो, तो अगर इस तरह से रहेगा, अब उसमें आईएनजी हमको जोड़ना होगा, तो क्या करेंगे, अंतिम लेटर जो होगा ना उसको हम दोहरा देंगे। अब एक उदाहरण के द्वारा देख लो, जैसे भीख मांगना, भीख मांगना का अंग्रेजी होता है बेग, बेग। अब यहाँ पर देखो बी है, तो बी जो है सो कंसोनेंट है, जानते हो। ई है वॉवेल है, फिर जी है कंसोनेंट हो गया ना, कंसोनेंट वॉवेल कंसोनेंट। अब जैसे ही कंसोनेंट वॉवेल कंसोनेंट आया तो सीधे आईएनजी नहीं लगा देंगे, थोड़ा चौंकना है, रुकना है थोड़ा। उसमें क्या है, अंतिम जो लेटर है जी, इसको हम दोहरा देंगे, 2 बार लिख देंगे, तब जाकर आईएनजी लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, BE डबल जी, देखो BE डबल GING, बेगिंग। ऐसा नहीं करना कि BE GING लिख देना, क्योंकि कंसोनेंट वॉवेल कंसोनेंट फॉर्म में है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अंतिम जो लेटर है उसको हम रिपीट कर देंगे, तो बेगिंग बन गया। नहीं, बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे मान लो कुछ शुरू करना, बिगिन, इसमें देखो जैसे बिगिन है। अब अंतिम 3 लेटर देखो, कंसोनेंट है जी, आई हो गया वॉवेल, फिर कंसोनेंट हो गया एन, तो कंसोनेंट वॉवेल कंसोनेंट आ गया। तब फिर क्या करेंगे, अंतिम लेटर है एन, इस एन को क्या करेंगे, आईएनजी लगाने से पहले दोहरा देंगे, रिपीट कर देंगे, 2 बार लिख देंगे, BEGINNING, बिगनिंग। ऐसा नहीं कि BEGIN में आईएनजी जोड़ देना, उसमें हम अंतिम जो एन है उसको हम रिपीट कर दिए, BEGINNING। ठीक है। अब एक और वर्ड देख लो, जैसे मान लो स्टॉप है, रुको, रुकना, स्टॉप मतलब होता है रुकना। अब यहाँ पर भी देखो, अब इसमें क्या कि अंतिम 3 लेटर देखो, कंसोनेंट है टी, वॉवेल है ओ, उसका फिर कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट वॉवेल कंसोनेंट आ गया। तो जैसे आ गया तो अब हमको आईएनजी लगाना है, तो क्या करेंगे, अंतिम लेटर जो है पी है उसको हम दोहरा देंगे, सिंपल है। तो क्या करेंगे, STOPPING, स्टॉपिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और उदाहरण देख ही लो, एक जैसे मान लो कट है, कट मैंने होता है काटना, जानते ही हो तुम लोग। यहाँ भी देख रहे हैं कि पहले कंसोनेंट सी, उसके बाद वॉवेल यू, उसके बाद फिर कंसोनेंट वॉवेल कंसोनेंट आ गया। जैसे कंसोनेंट वॉवेल कंसोनेंट आ गया कि तुरंत हमको ध्यान जाना चाहिए कि अंतिम जो लेटर है उसको हमको रिपीट कर देना है, उसको कर दो, CUTTING, हो जाएगा कटिंग। ठीक है, इसको थोड़ा
थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि जनरली कंपटीशन में इसी तरह के प्रश्न पूछेंगे। यार गलती कर देंगे इस तरह से तुमको लगा अरे हम तो ठीक है प्रेजेंट इम्परफेक्ट समझते हैं, हम तो जानते हैं कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद एमिजार लगेगा, उसके बाद भर में आईएनजी लगा देना है, तो यहाँ लगा भी है, क्या है भाई इसमें कोई दिक्कत है, कहाँ एरर्स है इसमें। यही थोड़ा इसमें जनरली इसी तरह के प्रश्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इसको थोड़ा एक दो बार थोड़ा देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम आराम से इसको समझ जाओगे, कभी गलती नहीं करोगे। तो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि ये जो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस अभी तुम लोग पढ़े हो, सीखे हो, तो उसका निगेटिव रूप भी तो होगा, नकारात्मक रूप भी, कि नहीं ऐसा नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं कर रहा है, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, ऐसा भी होना चाहिए ना। यानी कि निगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी निगेटिव पढ़े थे, तो इसमें भी जो है सो निगेटिव ऑफ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। किसी भी चीज़ का अगर पॉजिटिव होगा तो उसका फिर निगेटिव होगा ही, तो आपको निगेटिव ऑफ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस अब तुमको पढ़ना है, बस कुछ नहीं करना है। जैसे उसमें हम निगेटिव में क्या करते थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते थे कि सब्जेक्ट रहता था, उसके बाद करते थे डू नॉट, क्योंकि उसका ऑलरेडी होता था डू, तो डू नॉट करते थे, उसके बाद या तो डज नॉट करते थे, और उसके बाद फिर वर्ब लिखते थे। उसी तरह से इसमें भी सेम वही चीज़ करना है, बस वही चीज़ करना है। इसमें भी क्या कर देना है, तो सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट के बाद क्या सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब भी लिखना है, तो जो जानते हो वो होता है एम इज आर, तीन ही चीज़ होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट में। तो एम इज आर लिख देंगे, उसके बाद जस्ट बात क्या करेंगे, हम नोट लगा देंगे, बस उसी तरह से नोट लगा देंगे, और सब कुछ नहीं बदलेगा, बस ऑक्सिलरी वर्ब का तुमको नोट लगा देना। यही सब में आगे सब में होगा, समझ लो, कुछ है ही नहीं। इसलिए तो कह रहा हूँ थोड़ा एक दो तीन शुरुआती वीडियो तुम थोड़ा 2-3 बार देख लोगे ना, तो तुमको लगेगा अरे कुछ इंग्लिश तो है ही नहीं, क्यों भागते थे यार इतना दिन पर इंग्लिश से। बस बेसिक जो शुरू वाला चीज़ है, 4-5 हमारा वीडियो जो होगा वो तुम लोग को इतना बेसिक ज्ञान दे देगा कि आगे तुमको कोई दिक्कत होगी ही नहीं। इंग्लिश लगेगा कि सबसे आसान सब्जेक्ट इंग्लिश ही है, जान लो। लेकिन शुरुआती दौर के जो हमारे वीडियो हैं, कम से कम 10 वीडियो, उस 10 वीडियो को तुम थोड़ा 1-2 बार देख, लेकिन एक बार देख ले बस हो गया, इतना कालिदास तो है नहीं, एक बार पढ़ना उल्टा है हम सीख गए। तो 1-2 बार देखोगे, और नोट जरूर बना लेना, ये मैं कह रहा हूँ बार बार तुम लोगों को, कि जो भी यहाँ बोर्ड पर मैं लिखता हूँ उसको तुम कॉपी में लिख लेना, उसको बीच बीच अपना पढ़ना, बस उल्टाते रहना है, पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो निगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि हम सीधे करेंगे क्या कि सब्जेक्ट का तो ऑक्सिलरी वर्ब डालेंगे एम इज आर, तो सीधे नोट लगा देंगे, फिर उसी तरह से फिर वर्ब में हम आईएनजी लगा देंगे, और फिर उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, बस वही करना है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है इसमें। अब एक आध उदाहरण भी बना लो, समझ जाओगे। जैसे कहूँगा कि मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, देखकर समझ जाओगे कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट का निगेटिव है नहीं है, तो बस उसी तरह करना है। पहले सब्जेक्ट को होता है आई, उसका जानते हो कि आई के साथ एम लगता है, उसके बाद इसे नोट लगा देना है, निगेटिव रहेगा तो आई एम नोट, और उसके बाद भर में आईएनजी लगाना है, तो रीडिंग। एम इज आर लगाएंगे तो नोट लगाए या ना लगाए, जैसे एम इज आर लगाए तो भर में आईएनजी लगा ही देना है, तो आई एम नॉट रीडिंग किताब, बुक, आई एम नॉट रीडिंग बुक। कितना आसान है, कोई दिक्कत हुआ? ये तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा हम बताना चाहेंगे कि जब किताब पढ़ने लगोगे तो इस तरह से एम नॉट नहीं लिखा रहेगा, उसका भी एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म जो है सो लिखा रहता है किताब में, और लोग बोलते भी हैं उसको थोड़ा मिला कर ही बोलते हैं। तो कहना करिए एम नॉट हम पढ़े हुए थे, ये कौन सा है पता नहीं चलता है, तो उसको जान लो, ठीक है। किताब में इसी तरह से रहेगा, जैसे मान लो एम नोट लिखते हो यहाँ पर, इसको भी हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कहते हैं एम नोट। तो एम नोट लिखोगे तो किताब में तुमको मिलेगा ए एम एन फिर अपॉस्ट्रोफी ऐसे मिलेगा, इसको हम बोलते हैं आइंट, इसको आइंट बोलना, ठीक है, आइंट रीडिंग ए बुक। तो एम नोट, वैसे एम नोट लिखोगे कहीं या बोल ही दोगे तो ऐसा नहीं कि तुम्हारी गलती हो जाएगी, लेकिन आजकल इतना
जो अच्छा इंग्लिश लोग बोल लेते हैं, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश लोग बोलते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं कि आई एम नॉट बोलता है लोग, आई एंट रीडिंग ए बुक, इस तरह से बोलता है। तो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है उसको जो है सो निश्चित रूप से जान लो, एम नॉट का होगा एंट, ओ हटा करके अपॉस्ट्रोफी लगा दी और टी लगा दी। उसी तरह जैसे मान लो इज नॉट रहेगा, इज नॉट, तो इज नॉट रहेगा तो उसमें भी हम क्या करेंगे, उसका कॉन्ट्रैक्ट रूप बनाएंगे इजंट, इसको हम लोग पढ़ेंगे इजंट, इजंट। उसी तरह से मान लो आर नोट रहा, आर नोट, तो आर नोट नहीं लिखा रहेगा, उसके बदला में फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट रूप लिखा रहेगा AREN अपॉस्ट्रोफी टी, इसको पढ़ेंगे आंट, आंट, आंट पढ़ेंगे, एंट नहीं, एंट तो जीटी हो जाता है, आंट। तो एम नोट को क्या पढ़ेंगे, एंट, इज नोट को क्या पढ़ेंगे, इजंट, आर नोट को क्या पढ़ेंगे, आंट। ठीक है, तो इस तरह से उसका आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे और किताब में इसी तरह से रहेगा, तो वो समझ में आ जाएगी कि वह एम नोट का जो है सो कॉन्ट्रैक्ट रूप है, इज नोट का कॉन्ट्रैक्ट रूप है, आर नोट का कॉन्ट्रैक्ट रूप है, कोई दिक्कत तुमको नहीं होगी। अब देखो, अब थोड़ा हम लोग आगे चलते हैं। अब चलो अब देखते हैं कि इंट्रोगेटिव और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में। तो जैसा कि तुम नाम से ही जानते हो कि इंट्रोगेटिव और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का मतलब हुआ कि वह सेंटेंस तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट में रहेगा, मतलब रहा है, रही है, रहेगा, लेकिन उसमें प्रश्न रहेगा, कोई प्रश्न पूछेगा। जैसे तुम यहाँ देखोगे, क्या तुम आराम कर रहे हो, तुम आराम क्यों कर रहे हो, इस दोनों वाक्य में तुम देख रहे हो यह प्रश्न कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को हम कहेंगे कि इंट्रोगेटिव और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। अब इसको बनाने के लिए तुमको प्रेजेंट इंडेफिनिट में जानते हो, और हमेशा याद ही कर लो इस बात को, एकदम एक गांठ बना लो अपने दिमाग में कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले हम उसका ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो है जो शुरू में लिखेंगे, चाहे किसी भी टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो या प्रेजेंट टेंस में हो। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया, कोई प्रश्न वाला वाक्य आया, तो हम क्या करेंगे, जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको हम पहले लिख देंगे, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के अनुसार ही चूँकि ऑक्सिलरी वर्ब देते हैं, एम इज आर जो भी देंगे उसका वर्ब एनजी लगा करके फिर उसका ऑब्जेक्ट जो हम सब डाल देंगे। ठीक है, तो इतना तक बस यही नियम है। तो अब इसका हम ये देखें कि ये इस टाइप के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, इसमें भी दो ही प्रकार होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसका, ऑफ प्रेजेंट इम्परफेक्ट का। तो इसमें दो टाइप होते हैं, इसमें जो होते हैं सो दो टाइप होते हैं। पहला टाइप तो लोग सभी जानते हो, पहला टाइप होगा, सब में होता है ऐसे ही, पहला होता है सिंपल टाइप, पहला होता है सिंपल टाइप। सिंपल टाइप मतलब समझ ही रहो तुम लोग कि ऐसे प्रश्न, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सके या सिर हिलाकर ही दिया जा सके, उसमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, इशारा से ही पता चल जाएगा कि हाँ या नहीं। इस तरह को अगर कोई सेंटेंस होगा तो हम उसको सिंपल टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंटिव इम्परफेक्ट टेंस कहेंगे। ठीक है, जैसे कि तुम पहले उदाहरण में देखे होगे कि क्या तुम आराम कर रहे हो, क्या तुम आराम कर रहे हो, क्या तुम आराम क्या तुम आराम कर रहे हो। सिंपल टाइप का जवाब हम दे सकते हैं सिर ला करके कि हाँ या नहीं, इसको हम सिंपल टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। वही बनाने का इसका पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब डालेंगे या हेल्पिंग वर्ब डालेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार डालेंगे। यह सब्जेक्ट है तुम, तो इसका जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है तुम लोग जानते ही हो, वह क्या होता है, यू के साथ क्या लगता है आर, तुम लिखोगे
आर, सब्जेक्ट देंगे यू, आराम करना का होता है जी टेक रेस्ट, इसमें चूँकि वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। और इस तरह से अगर कुछ वर्ब मिले जिसमें कि दो वर्ड से बनाकर हो, बहुत सारे आएंगे वर्ब, बताएंगे तुम लोगों को, दो वर्ड से मिलकर भी वर्ब बनता है। जैसे यहाँ पर देखो आराम करना का होता है टेक रेस्ट, तो यहाँ टेक और रेस्ट दो वर्ड से बना हुआ है, तो उस पहला वर्ड जो है उसी में कुछ करेंगे, ये ध्यान रखना। कुछ बाद में भी अगर बताएंगे तुमको इसके आगे नोट लगेगा, तो पहले ही वर्ड के आगे नोट भी लगाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तुम बोलोगे टेक रेस्टिंग सर क्यों नहीं होगा, जब टेक रेस्ट मतलब जब आराम करना होता है तो बाद में आईएनजी लगाएंगे। लेकिन ये जान लो बढ़िया से कि जब भी दो वर्ड का कोई वर्ब आएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, जो पहला वर्ड होता है उसी में हम आईएनजी लगाएंगे। हम टेक रेस्टिंग नहीं करके हम कहेंगे टेकिंग रेस्ट, ठीक है। तो आर यू टेकिंग रेस्ट, क्या तुम आराम कर रहे हो, बस हो गया, कुछ नहीं, दिक्कत नहीं है। अब अगर ये पॉजिटिव है तो ऐसा भी हो सकता है कि इसका निगेटिव बने, जिसका पॉजिटिव उसका निगेटिव बनेगा ही। चलो इसका निगेटिव देख लेते हैं। तो निगेटिव इसका किस तरह का वाक्य होगा, क्या तुम आराम नहीं कर रहे हो, ये नहीं पूछोगे, हाँ पूछोगे, हाँ लग रहा है जैसे क्या तुम आराम कर रहे हो, हाँ पॉजिटिव हो गया ये। अगर इसका अगर निगेटिव बनाएंगे तो तुम क्या कहोगे, क्या तुम आराम नहीं कर रहे हो, क्या तुम आराम नहीं कर रहे हो। नहीं कर रहे हो, बस कुछ नहीं करेंगे, जहाँ पर हम ऑक्सिलरी वर्ब शुरू में लिखे थे उसी के साथ फिर नोट लगा देंगे, वही जुड़ा हुआ रहेगा। आर यहाँ सिर्फ अकेले आर है, यहाँ पर आर नोट एक साथ आएगा। तो आर नोट को हम लोग एक साथ जोड़ कर कॉन्टैक्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो लिखते हैं ना कि आंट, आंट आर नोट हो गया ये, तो आंट यू टेकिंग रेस्ट, आंट यू टेकिंग रेस्ट, क्या तुम आराम नहीं कर रहे हो, बस हो गया, ये सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब इसका दूसरा टाइप देखें। दूसरा टाइप जो होता है तुम जानते हो वो होता है WH टाइप, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किसका, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का, चूँकि प्रेजेंट इम्परफेक्ट ही बता रहे हैं। तो WH टाइप का मतलब तुम जानते हो कि WH वाले जो प्रोनाउन आते हैं, जैसे कि वाई हुआ, क्यों, व्हेन हुआ, कब, वेयर हुआ, कहाँ, वाट हुआ, क्या, इसमें सब में देख रहे हो कि WH से शुरू होता है। तो ऐसे प्रश्न जब WH प्रोनाउन से जुड़ा हुआ हो तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहेंगे WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बशर्ते वो प्रश्न होना चाहिए। मतलब ऐसे प्रश्न जिसमें WH प्रोनाउन से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न हो तो हम उसको कहेंगे WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे एक देखो, तुम, हम पूछेंगे कि तुम आराम क्यों कर रहे हो, तुम आराम क्यों कर, बहुत थक गए हो क्या, बहुत पढ़ लिए हो क्या, या बहुत खेल लिए हो, आराम क्यों कर रहे हो भाई, तुम आराम क्यों कर रहे हो, तुमको भी पढ़ना चाहिए, तुम आराम कर रहे हो। इस तरह के वाक्य कुछ दिमाग में आया है तुमको, तुम, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, तुम आराम क्यों कर रहे हो। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि होगा तो वैसे ही, पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, उसका सब्जेक्ट आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, उसका फिर सब्जेक्ट होगा, फिर चूँकि इम्परफेक्ट है इसलिए वर्ब में आईएनजी लगा ही देंगे, फिर उसका ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखो कि जब WH टाइप आ जाए तो ये समझ लो कि WH को ऑक्सिलरी वर्ब से भी पहले लिखेंगे, बस इतना सा ही केवल ध्यान रखो। जब भी WH टाइप तुमको कभी भी मिले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो उस WH वर्ड को, उस प्रोनाउन को ऑक्सिलरी वर्ब से भी पहले लिख देना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। सिंपल रहेगा तो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू करेंगे, लेकिन WH टाइप रहेगा तो ऑक्सिलरी वर्ब से भी हम पहले उसको WH टाइप जो प्रोनाउन है उसको लिख देंगे, बस इतना ही करना है। तो इसके पहले हम लोग को क्या लिख देना है, WH प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वैसे है। तो अब यहाँ देखो, तुम आराम क्यों कर रहे हो, तो यहाँ क्यों है, तो जैसे क्यों है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इम्परफेक्ट का, तो पहले हम क्यों का अंग्रेजी लेंगे, तो क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब बस वैसे जैसे इंट्रोगेटिव सिंपल बनाते थे, ऑक्सिलरी वर्ब देते थे, तो यू के साथ होगा आर, वाई आर यू
टेकिंग रेस्ट। कितना सिंपल है। अब धीरे धीरे आपको लगे तो वो समझ में आ रही होगी। अब इसी तरह जितना आगे बढ़ोगे ना उतना आसान लगने लगेगा। बस शुरू का ही चीज़ देख समझना है उसको, बेसिक चीज़ है, क्योंकि सब कुछ तो ऐसा ही है भाई, अंतर कहाँ है। एक बार अगर समझ जाओगे ना तो इसे शुरू में थोड़ा कुछ मेहनत करो, एक बार नहीं समझे, दो बार नहीं समझे, 3 बार देखो, उसके फिर नोट बना लो, उसको रिवाइज कर लो, और फिर कुछ 5-7 वीडियो देखते देखते तुमको लगने का अरे भाई तो इंग्लिश कुछ है ही नहीं भाई, ऐसे ही समझ में आ जाएगी तुमको। ठीक है, तो समझ गए तुम आराम क्यों कर रहे हो, तो इसका क्या होगा, वाई आर यू टेकिंग रेस्ट। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका भी तो निगेटिव होना चाहिए, इसका भी तो निगेटिव होगा। जब पॉजिटिव होगा तो किसी का भी निगेटिव होना ही चाहिए। दुनिया का ही नियम है कि पॉजिटिव और निगेटिव दो ही चीज़ होता है, दो ही पोल होते हैं, जानते हो साइंस में भी। तो यहाँ पर हम इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे, तो निगेटिव करने के लिए इसी को देखो, जैसे तुम आराम क्यों कर रहे हो, ये पॉजिटिव तरह से हो गया। अब इसको अगर हम थोड़ा पूछ देंगे कि तुम आराम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम आराम क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। हैं, इस तरह की बात है। देखो ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह डालेंगे यहाँ पर, तो इसमें हम तुमको देख रहे हैं कि यह निगेटिव सेंस में है। क्यों नहीं कह रहा है, क्यों तो है ऐसा नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसको अगर बनाओगे निगेटिव फॉर्म में यदि रहेगा WS टाइप में, जैसे कि तू आराम क्यों नहीं कर रहे हो, तो उसको हम बस कुछ नहीं करेंगे, बस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या कर देंगे, नोट लगा देंगे। जैसे यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, WS टाइप है ये, तो पहले WS टाइप लिखेंगे वाई, उसके बाद आर नोट लिखना है हमको, तो उसका कॉन्टैक्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, आंट, REN अपोस्ट्रोफी, उसको फिर सब्जेक्ट टेकिंग रेस्ट, वाई आंट यू टेकिंग रेस्ट, बस हो गया, बस इतना सिंपल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस इसी पैटर्न को हम आगे भी डेवलप करते जाएंगे, ये बात ध्यान रख लो। इसे थोड़ा इसको आराम धैर्यपूर्वक देखना, बस शुरू में देखने की जरूरत पड़ेगी, बाद में तो खड़क खड़क तुम जो है आगे निकलते जाओगे। अब देखो, अब एक और सेंस में जो है सो प्रेजेंटिव इम्परफेक्ट टेंस का उपयोग होता है। जनरली कंपटीशन सब में ऐसे सेंटेंस को ही पूछता है, तो कंफ्यूज कर देता है। तुम कहोगे कि सर ये तो फ्यूचर टेंस का भाव लग रहा है, आप बता रहे हैं इसको प्रेजेंटिव परफेक्ट में होगा, लेकिन होता है। इंग्लिश इतना इसलिए रिच लैंग्वेज है, पूरी दुनिया में बोला जाता है, तो कुछ ना कुछ तो स्पेशलिटी होना चाहिए ना इसमें। तो अगर फ्यूचर टेंस में और फ्यूचर सेंस में अगर कोई प्लानिंग हो, कोई प्लान हो, कोई प्लानिंग हो, कोई योजना हो, इस तरह का कोई सेंटेंस अगर हो, तो उसको हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट में ही उसी की तरह ही उसका हम इस्तेमाल करते हैं, उसी की तरह हम बनाते हैं। जैसे एक उदाहरण के द्वारा क्लियर हो जाता है। जैसे कहेंगे राम शाम में अपने दोस्त से मिलने जा रहा है, अपने दोस्त से मिलने जा रहा है। अब देख करके तो वैसे तुम कह दोगे कि सर रहा है, रही है, तो इसका मतलब निश्चित रूप से जो है सो प्रेजेंट इम्परफेक्ट होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एक सवाल तुम ये भी तो पूछ सकते हो कि सर आप बताए थे कि ये काम तो फ्यूचर में होगा, भविष्य में होगा। फ्यूचर की बात बता रहे हैं कि मैं शाम में, मैं अभी नहीं मिल रहा हूँ, मैं शाम में अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, मैं यानी कि मैं शाम में अपने दोस्त से मिलूँगा, इस तरह से होगा मान लो, कहेगा कोई आदमी। तो अब तुमको कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे सर यह तो फ्यूचर टेंस की बात है, ये तो आगे की बात है, तो इसको इसमें क्यों डाल देंगे। तो अगर इस तरह का कोई प्लानिंग हो फ्यूचर में, फिक्स्ड प्लान हो सो कोई चीज़, इस तरह की अगर बात है, तो उसको तुम ये मत समझना कि फ्यूचर टेंस है, वह जो है सो प्रेजेंटिव परफेक्ट में ही आता है। प्लानिंग होना चाहिए बस उसका। चूँकि यह प्लानिंग है, अपने दोस्त से मिलने जा रहा है, एक प्लान है उसके पास, तो इसको हम क्या करेंगे, प्रेजेंटिव परफेक्ट में ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसका अनुवाद देंगे, बस वैसे ही राम सब्जेक्ट हो गया, इज मीटिंग, मिलने जा रहा है, मीटिंग अपने दोस्त से, तो हिज फ्रेंड, कब, इस शाम में, दिस इवनिंग, इस शाम में।
दिस राम आज तो इस शाम में अपने दोस्त से मिलने जा रहा है। तो राम इज़ मीटिंग हिज फ्रेंड दिस इवनिंग। इसको प्रेजेंटिव परफेक्ट में ही यूज़ करेंगे, चाहे भाव फ्यूचर टेंस में क्यों ना आए, आगे की बात क्यों ना हो, लेकिन अगर प्लान रहेगा तो इसको हम जो है सो एकदम करेक्ट सेंटेंस है। इस तरह रहेगा कि राम साहब अपने दोस्त से मिलने जाएगा, इस तरह की बात रहेगी मान लो। तो मैं जाएगा देख करके मत समझना कि ये फ्यूचर टेंस है, एक प्लान है फ्यूचर में। तो जब प्लान फ्यूचर में होगा, फिक्स्ड होगा प्लान, तो उसको हम प्रेजेंटिव परफेक्ट के में ही यूज़ करते हैं। तो हम कहेंगे कि राम इज़ मीटिंग हिज फ्रेंड दिस। यहाँ समझ गया हो गया? इसको तो गौर से देखना, इसको बढ़िया से। इसको ये लोग मिस्टेक करते हैं कंपटीशन में। एक और उदाहरण के द्वारा यदि मिले, तुम चाहते हो कि देखना चाहते हो, एक और उदाहरण देख लो। नहीं कि मान लो कि अगर हम कहेंगे कि मैं, जैसे अगला पेज ही ले लेते हैं, जैसे कहेंगे कि मैं इस शाम में फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ, फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ, या फुटबॉल खेलूँगा, कुछ भी हो सकता है, कैसे बोल सकते हो। सेंस डायरेक्ट ट्रांसलेशन हमको नहीं करना है। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन वाला सीखोगे तो फिर इंग्लिश कभी नहीं आएगा। उसका सेंस पकड़ो, ये कौन सा सेंस कर रहा है। एक बार कंस्ट्रक्शन को जो है सो एक आध लाइन प्रत्येक में 2-3 बार पढ़ करके उसको याद कर लो, बस। ऐसा नहीं है। तो अगर तुम डायरेक्ट चाहोगे कि हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें तो ज़िंदगी भर इंग्लिश सीखते रहोगे, कुछ नहीं होगा। तो बस सेंस पकड़ो और एक सेंटेंस अपने से बना लो और उस सेंटेंस को अनुसार भी दूसरे में पुट कर दो, बस हो गया। तो मैं इस शाम में फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ, या कोई बोलेगा कि मैं खेलूँगा, ऐसे भी हो सकता है, फुटबॉल खेलूँगा, इस तरह की बात होगी। तो यहाँ पर देखो कि गा लगा हुआ, क्योंकि सर यहाँ तो फ्यूचर टेंस में तो यहाँ इम्परफेक्ट में वाला जो रहा है, रही लगा भी नहीं है। तो पहले बता रहे हैं ना कि कोई अगर फ्यूचर में कोई प्लानिंग हो, तो प्लानिंग अगर कोई चीज़ हो, फिक्स्ड हो, तो उसका हम प्रेजेंटिव परफेक्ट टेंस में ही यूज़ करते हैं। रहा ही कि समझ नहीं समझते कि वैसा है, कोई प्लानिंग है फ्यूचर में है, उसको भी हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे प्रेजेंटिव परफेक्ट में? तो पहले सब्जेक्ट देते हैं, तो आई एम खेल रहा हूँ, प्लेइंग, आई एम प्लेइंग फुटबॉल दिस इवनिंग। यह शाम मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ, या खेलूँगा भी रहेगा तो तुम उसको ये मत समझना कि फ्यूचर टेंस है, यह होगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट में ही होगा, यानी कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल दिस इवनिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? ना तो हमको लगता है कि इस सेंस को तुम लोग पकड़ करके प्रेजेंट इम्परफेक्ट में बना देना या बोल देना। अब अंतिम जो इसका प्रेजेंट इम्परफेक्ट का है वो थोड़ा अजीबोगरीब है, लेकिन चूँकि कंपटीशन में वो उसी चीज़ सबको पूछा जाता है बार बार, इसलिए इसको सीख लेना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या रहता है कि तुमको देखने में लगेगा कि तातेती वाला वाक्य है। जैसे मैं एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जैसे कहूँगा कि वह वर्ग में हमेशा शिकायत करता रहता है। ये तो और कन्फ्यूजन है भाई। अब इसमें तो उसमें तो मान लो रहा रही लगा भी था उसमें, लेकिन इसमें देखते हैं कि ता है लगा हुआ, करता रहता है लगा हुआ है, तो यह तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। लेकिन इसका भाव पकड़ो कि वह हमेशा कर रहा होता है कोई काम। वह जो लड़का जो है सो वर्ग में हमेशा करता रहता है, अभी भी कर रहा है, एक तरह से समझो। जो कोई काम अगर कोई लगातार करता रहे, एक आदतन करता रहे, वो हमेशा बराबर कुछ न कुछ काम करता रहता है कोई काम, तो इसका मतलब हो गया कि वह अभी भी काम कर रहा है। ऐसे सेंस को इसको पकड़ो। कोई अगर करता रहता है कोई काम, इस तरह के वाक्य अगर आ जाए, इसको हम ता देख करके मत कंफ्यूज करना कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। सर आप बताए थे कि ता है ती है वाले शब्द जो सेंटेंस होंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि वह बराबर करता रहता है, शिकायत बराबर करता रहता है, यानी बराबर करता रहता है, मतलब हो सकता है कि अभी भी कर रहा हो, इस तरह की बात हो। तो अगर कोई चीज़ बराबर करता रहता है कोई काम, तो हम इसको हम समझेंगे वह प्रेजेंट इम्परफेक्ट होगा। यहाँ पर इसको थोड़ा गौर से समझना बस। या करता है
तो इसको देख कर कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। अगर कोई काम बराबर कर रहा हो तो मतलब अभी भी कर रहा है ना, अभी कर सकता है, अभी कर रहा होगा। तो ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट सेंटेंस में ही, टेंस में ही हम लेते हैं। तो वह वर्ग में हमेशा शिकायत, वो वर्ग में हमेशा शिकायत बराबर करता रहता है, इस तरह की बात आए मान लो, तो हम कहेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट में जैसे सब्जेक्ट देंगे, ही के साथ इज देंगे, ही इज़ शिकायत करना को होता है कंप्लेन, ही इज़ कंप्लेनिंग, ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, ऑलवेज जो हमेशा है, ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग इन द क्लास, वह क्लास में हमेशा शिकायत करता रहता है। तो रहता है कि बाद में मत कन्फ्यूज होना, तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही होगा, ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग इन द क्लास। एक और उदाहरण के द्वारा स्पष्ट हो जाएगा तुमको। जैसे कहूँगा कि वह हमेशा वीडियो गेम खेलता रहता है। वीडियो गेम आजकल बच्चों की आदत बन गई है, ये बुरी आदत है। वैसे कभी कभार देख लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम भर दिन वीडियो गेम ही देखते रहोगे तो क्या फ़ायदा। तो फ़ायदा तुमको क्या होगा, तुम्हारे कैरियर में क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, कोई कहता है कि दिमाग तेज होता है, ठीक है देख लो कभी कभी, लेकिन ऐसा तो अगर उसी को दिमाग तेज़ करते रहोगे, चाकू कितना भी तेज़ होगा और तुम उसका यूज़ ही नहीं करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो मंद पड़ जाएगा, भोथा हो जाएगा। तो ठीक है देखो कभी कभार, लेकिन ज़्यादा मत देखना है। हमको समय है 24 घंटा ही मिलता है, हर एक व्यक्ति के लिए 24 घंटा ही तो मिलता है ना, उसी में कम करना पड़ता है। तो 6-7 घंटा तो हमको पढ़ना भी है आगे थोड़ा अच्छा कैरियर बनाने के लिए। तो इसलिए तो वह कहेंगे कि वह हमेशा वीडियो गेम देखता रहता है। तो यहाँ भी फिर कन्फ्यूज मत होना, जैसा यह ता है लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, आप बताए थे ताती है, तो मैं कह रहा हूँ कि वो हमेशा वीडियो गेम देखता रहता है, मतलब अभी भी देख सकता है ना, अभी भी देख रहा होगा, वो देख रहा है। तो अगर हमेशा कोई चीज़ को करता रहता है, कोई काम, इस तरह की बात आए तो उसको हम लोग क्लियर समझ लेंगे कि वह प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस में होगा, टेंस में होगा। तो यहाँ भी बनाएंगे उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट जैसा है, बनाएंगे कि ही इज़ ऑलवेज व्यूइंग, व्यू मतलब देखना, व्यूइंग वीडियो गेम, वीडियो गेम। देखो समझ गए ना, हम मतलब इस तरह के अगर वाक्य है तो उसको भी हम क्या करेंगे, उसी तरह से है जो है सो उसका इस्तेमाल करेंगे और आराम से जो है सो समझ लेंगे कि ये जो है जो प्रेजेंटिंग परफेक्ट है। तो हमको लगता है कि अब तुम लोगों को प्रेजेंटिंग परफेक्ट में कहीं भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। एक बार नहीं समझे तो एक बार और देख लेना, 2 बार देख लेना और नोट बना लेना, उसको बीच में अपना रिवाइज भी करते रहना। तो इस तरह से, और ये दोनों चीज़ अगर सीख गए, समझ लो बढ़िया से, मैं फिर गारंटी दे के कह रहा हूँ कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इम्परफेक्ट दोनों अगर ठीक समझ लिए, ठीक से उसका कंस्ट्रक्शन बनाना समझ ले, क्योंकि समय एक ही नियम लागू होता है, ये अगर समझ गए तो आगे जो भी वीडियो डालूंगा तुमको एक बार में ही समझ में आ जाएगी। बस इतना कहो तो इस दोनों जो 3-4 वीडियो जो डाले हैं अभी टेंस पर, इसको कम से कम 2 से 3 बार देखना और नोट बना लेना। आगे नोट बनाने की जरूरत पड़ेगी वैसे बना लेना, लेकिन नहीं जरूरत पड़ेगी, देख लोगे फिर समझ जाओगे। और फिर एक बार पकड़ लिए ना टेंस तुम्हारा हो गया ना समझ में, तो फिर टेंस पर ही पूरा इंग्लिश समाया हुआ है, तो तुम हम मास्टर बन जाओगे, मैं गारंटी है। और फिर इंग्लिश में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और चूँकि इंग्लिश बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, किसी अपने कैरियर में कोई भी परीक्षा दोगे, बैंकिंग दोगे, रेलवे दोगे, एसएससी का दोगे, तो इंग्लिश का स्पॉटिंग एरर सब आता है, मतलब गलती कहाँ है, गलती कहेगा ढूंढने के लिए। तो अगर कंस्ट्रक्शन तुमको याद रहेगा, अगर समझ गए हो रहोगे इस तरह से होगा, तो तुम तुरंत गलती को पकड़। उसका प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे। इस बार जो हम टेस्ट लेने जा रहे हैं उसमें तुमको एरर्स को ही ढूंढना होगा, कौन सा पार्ट में एरर्स है। इसे आराम से इसको देखना, समझ लेना, फिर आगे आराम से वीडियो डालेंगे, तुम समझते जाओगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।